किसान संगठनों का कृषि कानून के खिलाफ जहां प्रदर्शन जारी है, वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार द्वारा लाए गए नए कानून किसानों के लिए साबित होंगे क्रांतिकारी। कोरोना के स्वदेशी विकसित वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल कल एम्स में हुआ शुरू। अगले कुछ दिनों में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान एम्स में लगभग 50,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान 505 किलोमीटर लंबी 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऑनलाइन कार्यक्रम में लिया भाग। और नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को महीने में 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आने का दिया गया सुझाव। देश के सभी स्कूलों में इसे लागू करना होगा अनिवार्य। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। ये किसान हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह दफ्तर जाते समय जगह जगह जाम लग रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन पंजाब से हैं, जहां अनाज की सबसे ज्यादा खरीद हुई है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार द्वारा लाए गए नए कानून किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे। पंजाब के किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसे में कृषि मंत्री ने किसानों से 3 दिसंबर को मिलकर उनसे बातचीत करने का न्योता दिया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपना यह आंदोलन समाप्त कर दें। किसान भाई और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सरकार चाहती है कि किसानों के साथ इस मसले पर संवाद स्थापित हो, और साथ ही क्या है 3 कृषि कानून, इस पर विस्तार से हम आपको बताते हैं। पहला है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसका मकसद है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी हो। साथ ही एपीएमसी मंडियों के बाहर किसान अपनी उपज ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। निजी खरीदारों से फसल का बेहतर दाम मिलेगा। और अगर हम दूसरे बिल की बात करें तो किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य बिल की बात कर रहे हैं, तो राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना इसका मकसद है। निजी खरीदारों से फसल का बेहतर दाम मिलेगा, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम होगा। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा कानून के अंदर 2 राज्यों के भीतर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और अगर हम अगले कानून की बात करें तो किसान सशक्तिकरण संरक्षण कानून, जिसका उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना है। कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं से जुड़ सकेंगे किसान, और बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसान अपनी फसल का सौदा कर पाएंगे। साथ ही तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी होगी। ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कोरोना के स्वदेशी विकसित वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल गुरुवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हुआ और ये शुरू हो गया। कोवैक्सीन की पहली खुराक एम्स की न्यूरो साइंस सेंटर की चीफ डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव और 3 अन्य लोगों को दिया गया। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से तैयार किया है। अगले कुछ दिनों में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान एम्स में लगभग 15,000 लोगों को वैक्सीन की ये खुराक दी जाएगी। कोवैक्सीन की खुराक 18 साल या उससे ऊपर के करीब 28,500 लोगों को दी जाएगी। इसका ट्रायल 10 राज्यों में 25 जगहों पर चलेगा। ट्रायल पहले ही कुछ जगहों पर शुरू हो चुका है।
कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से कुछ बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 87,18,517 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.65% हो गई है। देश में मृत्यु दर घटकर 1.46% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 39,379 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसीयू, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत, नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने के बाद प्रदेश में 7,477 करोड़ की लागत से 505 किलोमीटर लंबी 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें गोरखपुर बस्ती मंडल के लोगों को 1,182 करोड़ की सड़कों की सौगात दी। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 504 किलोमीटर से अधिक लंबी 16 सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ। आर्थिक गतिविधि एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दायित्व दिया। उस व्यक्तित्व ने अपने कृतित्व के माध्यम से देश के अंदर वह चमत्कार करके दिखाया। इस देश का कोई जनपद और कोई भूभाग आज के दिन पे ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से विगत 6 वर्षों के दौरान गडकरी जी ने सड़क परिवहन विभाग को न पहुंचाया हो या इस विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनमानस को न जोड़ा हो। एक बहुत बड़ा कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान बाद यही प्रदेश के अंदर भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2014 तक जो कुल राजमार्ग बने थे, उन राजमार्गों को देखा जाए तो 65 वर्षों में जितने राजमार्ग प्रदेश के अंदर बने, उतने ही मात्र 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश के अंदर बनाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि संविधान के प्रयोग में नीति और नियत की अहम भूमिका होगी। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों को लोकतंत्र में अटूट निष्ठा होनी चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की मंशा से गठित किसान उत्पादक संगठनों का जमीनी लाभ अब बुंदेलखंड में भी दिखाई देने लगा है। कृषि विभाग ललितपुर द्वारा सतरवांश ग्राम के किसानों को विकास पथ एफपीओ के माध्यम से मटर की दंतेवाड़ा वन्य प्रजाति का 200 कुंटल बीज वितरण का कार्य कराया जा रहा है। पीली मटर की प्रजाति के बाजार में कम रेट मिलने से परेशान किसानों को अब नमकीन उद्योग में काम आने वाली इस मटर का बाजार में अधिक रेट पर मांग के चलते आमदनी दुगनी की उम्मीद जगी है। विकास पथ किसान उत्पादक संगठन का मानना है कि बीज विकास निगम के इस कार्य से 3000 कुंटल से अधिक बीज का उत्पादन हो सकेगा। पहले मटर बोते थे पीली वाली, उसमें नहीं आमदनी होती थी। अब इसमें हमने बोई है हरी मटर और इसके इस साल ही बोई है और इसके पहले ही बोई थी पिछले साल, तो इसमें अच्छी आमदनी हो रही है। और लगभग पीली मटर का रेट चल रहा था 4 के आसपास का और इसका रेट चल रहा है कब 8 के आसपास, 8-9 के आसपास। और तो इससे किसान को आमदनी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हमने 1 क्विंटल लिया है जी बीज हरी मटर वाला, और इसका जो अच्छा रेट है और अगले साल लोगों ने लिया था तो उनको अच्छा रेट मिला, तो इस साल हमने भी लिया। हम भी बोल रहे जी महंगी पर साल महंगी बिकी थी, इस वजह से विकास पंत वाला बीज हमने भी बोया है तो उसको अच्छा रेट मिलता है, इसलिए बो रहे हैं। पहले हम लोग पीली मटर बोते थे, वो 10-15 रुपये किलो बिकती थी। जो प्रधानमंत्री जी ने जो ये विकास पथ का बीज मैंने लिया, लॉस अफसोस से हमें 80-90 रुपया किलो बिकी। और ये सब्जी में जाती है सब, और ये नमकीन में भी जाती है, इससे हम लाभ मिल रहा है। विकास पथ एफपीओ को बीज विकास निगम के माध्यम से 200 कुंटल दंतेवाड़ा मटर का बीज उपलब्ध हुआ था। ये दंतेवाड़ा मटर हरी मटर के रूप में काम करती है, और ये जितना आपका जो दाल मोठ का उद्योग है ये उसके ज़्यादा काम आती है। ये सफ़ेद मटर की तुलना में लगभग दोगुने रेट पे गई इस बार। और एफपीओ के माध्यम से जो उनको बीज विकास निगम के माध्यम से मिला है, ये अगली बार जब सीड हमारा जनरेट होगा तो इसे बीज विकास निगम 10% महंगाई पे खरीदेगा, और अगली बार फिर हमारी जनपद के किसानों को वितरित किया जाएगा, जिससे किसानों की आय दुगनी करने में बहुत सहायता प्राप्त होगी। कोरोना संकट काल में महिलाओं की आय बढ़ने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत कानपुर देहात में कुपोषण से जंग जीतने के लिए पोषाहार वितरण में बदलाव किया गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं व नौनिहालों के लिए पोषाहार की जगह सूखा राशन वितरण किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े समूह की महिलाएं राशन की दुकान से सूखा राशन जैसे गेहूं, चावल, दाल, दूध, घी ये सभी उठाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाएंगी, जिससे उनकी आय बढ़ने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने में सफलता मिलेगी। सीडीओ सौम्या पांडे ने बताया कि पुष्टाहार की जगह अब लाभार्थियों को सूखा राशन बांटा जाएगा। वितरण के लिए महिला समूहों को चिन्हित किया जा रहा है। लाभार्थियों से संबंधित डेटा एफसीआई को देने के लिए सूची तैयार कराई जा रही है। नई व्यवस्था से पारदर्शिता के साथ महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। तरफ से हमें राशन दिया जाता है हर महीना, और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद हमें दूध, घी और उसके बाद जो ये सब अनाज है, विटामिन वाली जो चीज़ें हैं, ये हमें हर महीना मिला करेंगे। मेरा नाम शहनाज है, मैं ग्राम तिगाई की निवासी हूँ। ये पुष्टाहार मिल रहा है, इससे हमको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा लाभ है। ऐसी योजनाएं बार बार आना चाहिए। इसमें गेहूँ, चावल और दाल मिल रहा है, मैं इससे बहुत खुश हैं। मेरा नाम मीरा देवी दीक्षित है, मैं ग्राम तिगाई की रहने वाली हूँ। और यहाँ जो पोषाहार मिलता है तो उसमें कई दाल हैं और चावल हैं, गेहूँ हैं, तीनों चीज़ें जो है सभी को मिलती हैं। आंगनबाड़ियों को ये आदेश दिया गया है कि समूह से पुष्टाहार प्राप्त करके ड्राई राशन और लाभार्थियों को घर घर बांटना है। तो मैं वही घर घर बांट रही हूँ पुष्टाहार, और लाभार्थियों को इसी के संबंध में जानकारी भी दे रही हूँ। और महामारी जो फैल रही है तो 2 गज की दूरी और मास्क से जरूरी, इसकी भी मैं जानकारी दे रही हूँ। सोनभद्र जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे जिले में 34,818 चयनित लाभार्थियों ने स्वयं मेहनत कर मकान बनवाकर अपने पक्के घर के सपनों का साकार किया है।
लाभार्थियों का मानना है कि आवास सिर्फ ईंट पत्थर का ही नहीं बल्कि मुकम्मल एक घर है जिसमें विद्युत कनेक्शन से लेकर मुफ्त ईंधन और शौचालय तक की व्यवस्था दी गई है। घर का सपना साकार हुए अल्पसंख्यक लाभार्थी इसे सिर्फ केंद्र सरकार की गरीबों के साथ सबका विकास के नजरिए का असर है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने बताया कि मौजूदा वर्ष में करीब 5000 आवासों का आवंटन था, जिसमें हमने 100% सफलता प्राप्त कर ली है। प्रधानमंत्री के तहत आवास हम लोग गरीबों के लिए मिला है सर। बहुत भगवान है कि जो गरीबों के लिए पहली बार ऐसा सोचा। नहीं, हम लोग कभी भी नहीं ऐसा सोच पाते थे कि एक ईंटा खरीदने की औकात नहीं थी। प्रधानमंत्री का हम लोग बहुत डबल गुण गाएंगे। भगवान उनको हर चीज़ में तरक्की देंगे। तो हम गरीबों के प्रति बहुत जागृत हैं। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोगों का आभास हुआ कि हम लोगों का विकास है। बहुत आभारी हम लोगों हैं पंडित जी का, प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो जनता के हित में सही कर रहे हैं। जनता खुश है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हमारे जनपद सोनभद्र में लगभग 2019-20 में लगभग 5000 आवासों का टारगेट था, जिनमें सभी आवास पूरे कराए जा चुके हैं। 1-2 आवास जो बचे हैं वो भी निर्माण कर उसका जल्दी पूरा करवा लिया जाएगा। कन्नौज में महिला किसान ने मछली पालन उद्यानिकी के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र विकसित कर मिसाल कायम की है। मछली बेचकर सालाना 20 लाख रुपए कमा रही हैं और मछली पालन का प्रशिक्षण देकर लोगों को रोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भर बना रही हैं। कन्नौज जिले में मछली पालन केंद्र की खूबसूरती को देखकर लोग इसको पर्यटन स्थल मानने लगे हैं और यहाँ प्रतिदिन कई परिवार तालाब में बोटिंग के साथ साथ बगीचे में घूमने का आनंद उठाने आ रहे हैं। महिला किसान ने फलों के सैकड़ों पेड़ों को मछली पालन के लिए बनाए गए तालाब के किनारे भी लगाया। मछली पालन के साथ साथ बागवानी कर अपनी आय को बढ़ाया। सन 2016 में सरकार तरफ से योजना आई थी, उससे उन्होंने मुझे पैसे दिए, उससे मैंने बनाया और थोड़े हमने अपने पास से भी पैसे लगाए और बागवानी भी लगाई और योजना आई। बहुत से सारे लोग पूछ रहे तुमने ये कैसे बनाया, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बनाया मैंने, तो उन्होंने भी शुरू किया। इसलिए मैंने और बहुत से सारे लोग वहाँ घूमने आते हैं। यहाँ पर जो है हमारी माता जी जो है आधी थी, तो खेतों में जो है उतना बढ़िया पैदा नहीं हो पाता था। तो फिर उन्होंने कहा कि आसपास से जब पानी भरा रहता है तो क्यों ना जो है तालाब बना दिया जाए। तो उन्होंने जो है आसपास जब बंधा बना रहेगा तो दूसरे लोगों को भी फायदा होगा, उनकी भी खेती सुचारू रूप से हो जाएगी, क्योंकि पानी हमारे तालाब में आ जाएगा और हमारा तालाब जो है उसमें मत्स्य पालन करके और वृक्षारोपण करके हम कुछ जो है नई सोच को दिशा दे पाएंगे और जो है वृक्षारोपण भी करेंगे, जल संरक्षण भी होगा, जिससे आसपास के गांव का वाटर लेवल जो है वो कुछ न कुछ बढ़ेगा। फिरोजाबाद में आज युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 19 विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इनमें लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी क्लासिकल, वोकल गायन, कर्नाटक व गायन, सितार वादन, बांसुरी वादन, भरतनाट्यम, नृत्य कथक, नृत्य कुचिपुड़ी, नृत्य तबला वादन और वीणा वादन, मृदंग वादन, हारमोनियम, लाइट गिटार वादन, मणिपुरी नृत्य, ओडिसी नृत्य, एक्स टेम्पो ट्यूशन एवं मार्शल आर्ट की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला युवा कल्याण अधिकारी अनुपम राय ने बताया कि प्रतिभाग करने वाले कलाकारों की आयु सीमा 13 वर्ष से 29 वर्ष के मध्य रखी गई है। विजेता कलाकारों को पुरस्कार भी दिया जाएगा तथा प्रथम स्थान प्राप्त कलाकारों को उच्च स्तरीय कार्यक्रम में सम्मिलित कराया जाएगा। फतेहपुर में कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल पर किसानों के साथ चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति, केवीके के कृषि वैज्ञानिक व महिला कृषकों ने हिस्सा लिया, जिनको तकनीकी कृषि मॉडल व पशुपालन के बारे में जागरूक व प्रोत्साहित किया गया। कुलपति ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ प्रगतिशील कृषकों के खेत में एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल का भ्रमण कर निरीक्षण किया। कार्यक्रम के माध्यम से खेती से महिलाओं के आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने 15 जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में कार्यक्रमों की आय किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप की सूकर पालन की पुस्तक का भी विमोचन किया।
वैज्ञानिकों के द्वारा हमको यही जानकारी मिली कि मसूर की खेती करेंगे, फल की करेंगे और वो फल फ्रूट, बकरी, सुअर पालना और इसी तरह खेती करना, अपने पैरों पे खड़े होना, सिलाई कढ़ाई करना, बुनाई करना, जिससे हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, खड़े होंगे। हमें वैज्ञानिक द्वारा जानकारी दी गई है कि गेहूं की खेती, धान की खेती न करें और फूल की खेती करें, गोभी की खेती करें, सब्जी की खेती करें और बकरी पालें और मुर्गी पालें। जैसे किसान केवल गेहूं धान करता है, उससे उसका नुकसान ही हो रहा है। लेकिन अगर एक किसान कई फसलें करता है, जिसमें जैसे हम कर रहे हैं, सब्जी का काम है, मसाला का काम है, फल का काम है, तो अगर एक फसल हमें नुकसान देती है तो दूसरी हमें प्रॉफिट देती है। जब दूसरी प्रॉफिट दे रही है, तीसरी अगर नुकसान दे रही, चौथी प्रॉफिट दे रही, तो कभी किसान लॉस पे नहीं जाता है। तो आज जो है उन्होंने जैसे बकरी पालन पे जोर दिया, जैसे मोती की खेती पे जोर दिया है और फसल विविधीकरण पे जोर दिया है, मसाला की खेती पे जोर दिया है, तो इससे जो है किसानों की आय भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और जो है किसान भी आत्मनिर्भर हुआ है। आज पूरे भारतवर्ष में जब हम किसानों की आय को दुगनी करने के लिए बात कर रहे हैं, यह 2016 में ये मिशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और अभी हाल में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हमारे करीब 13-14 जिलों से कुछ आंकड़े लेके आए। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, उनका इनकम 2019-20 में ही डबल से भी ज़्यादा हो चुका है और अभी हमारे पास 2 वर्ष का समय है। तो आगे 2 वर्ष में हमारा प्रयास यही होगा कि जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हो, जो भी ऐसी तकनीक हो जिसको हम उसको जल्दी से खेत में ले करके किसानों की आमदनी को तेजी से बढ़ा सकें। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को महीने में 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आना होगा। 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत कारपेंटर, कृषि, बागवानी आदि की इंटर्नशिप करेंगे। वहीं 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों को छुट्टी के दौरान व्यावसायिक कोर्स कराया जाएगा। ये प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में सुझाया गया है और उन्हें सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को भेज दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उप सचिव सुनीता शर्मा ने बताया कि देश के सभी स्कूलों में इसे लागू करना अनिवार्य होगा। नई नीति में अभिभावकों की भी अहम जिम्मेदारी तय की गई है। पहली से 10वीं कक्षा तक के स्कूल बैग का वजन छात्र के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए कोई बैग नहीं होगा। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को कक्षा के कार्यों के लिए एक ही नोटबुक रखना होगा। तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2 नोटबुक तय की गई हैं। इधर यूपी बोर्ड के कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूलों को 15 दिसंबर से खोलने से प्रधानाचार्य ने इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रदेश में और अगल बगल के राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सुल्तानपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर मास्क न पहनने वाले लोगों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने ऐसे वाहन चालक जो बिना मास्क के थे उन्हें हिरासत में ले लिया। सड़क पर चलने वालों को भी पुलिस अधीक्षक ने मास्क लगाने की हिदायत दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा ने मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों, महिलाओं, बच्चों व जरूरतमंद लोगों को मास्क का वितरण भी किया। हिरासत में लिए गए लोग 4 घंटे के बाद शपथ ग्रहण के उपरांत मुक्त कर दिए गए। पुलिस की उक्त कार्रवाई से कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाह लोगों में भय व्याप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने बताया कि अभियान में 50 लोगों का चालान किया गया। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का जो स्लोगन है उसको चरितार्थ किया जा रहा है। इसमें सभी लोगों को अवेयर किया जा रहा है हमारे जो पीए सिस्टम उनके माध्यम से। उसके बाद भी अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो उनका चालान किया जा रहा है, उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं और उसके उपरांत भी जो बार बार नियम कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है। शेष विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर पुलिस पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ है कि बिना मास्क के कोई भी ना निकले ताकि सुल्तानपुर को और पूरे प्रदेश को इस कोविड-19 से बचाया जा सके। और अब बात अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19
जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। किसान संगठनों का कृषि कानून के खिलाफ जहां प्रदर्शन जारी है, वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार द्वारा लाए गए नए कानून किसानों के लिए साबित होंगे क्रांतिकारी। कोरोना के स्वदेशी विकसित वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल कल एम्स में हुआ शुरू। अगले कुछ दिनों में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान एम्स में लगभग 50,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान 505 किलोमीटर लंबी 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऑनलाइन कार्यक्रम में लिया भाग। और नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को महीने में 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आने का दिया गया है सुझाव। देश के सभी स्कूलों को इसे लागू करना होगा अनिवार्य। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।